हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिक्स्ड जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से। तो देखिए, सभी सेगमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली जो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। और उसके साथ ही साथ हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है काला अजार। ये एक प्रकार का डिजीज़ है, एक प्रकार का रोग होता है। और ये किसके कारण होता है? तो देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग अलग अलग एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी आपसे जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी विषाणु के से होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो काला अजार रोग है ये होता है बेसिकली प्रोटोजोआ के कारण। तो प्रोटोजोआ के कारण काला अजार रोग देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें अगर हम प्रोटोजोआ से, एक और रोग होता है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये है मलेरिया। तो देखिए, जो मलेरिया बुखार होता है ये प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। उसके अलावा जीवाणु, या जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रोग की बात करें, डिजीज़ की बात करें, तो उनमें है टाइफाइड और न्यूमोनिया। तो ये जो रोग हैं ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से। उसके अलावा कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, और इससे होने वाला रोग है रिंग वार्म। उसके अलावा विषाणु, वायरस, इससे होने वाले कई सारे रोग हैं और आपको पहले से भी पता है बहुत सारे रोग वायरस से होते हैं। इबोला वायरस और इस समय जो चल रहा है कोरोना वायरस, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं और यही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा घातक जो रोग होते हैं वो विषाणु से होने वाले रोग होते हैं, वायरस से होने वाले रोग होते हैं। ये एक लिस्ट भी है आपके सामने, कई सारे रोग इसमें लिखे हुए हैं, कई सारे डिजीजेज लिखे हुए हैं। वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, फंजाई से होने वाले और साथ ही साथ प्रोटोजोआ से होने वाले कई सारे रोग हैं और इनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। तो सबसे पहले हम साइंस वाला, यहाँ पर साइंस के ही क्वेश्चन हमको मिल गए, बाद में अन्य सेगमेंट के भी क्वेश्चन हम वहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की रक्षा करता है? और ये हमारे डेली यूज का क्वेश्चन है, यानी हम बचपन से ही ये देखते आ रहे हैं। जब हम अपनी 12वीं के दौरान हमने जब फिजिक्स पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी शायद, तो उसमें यहाँ पर ये हमें चीज़ें बचपन से ही बताई गई और हम डेली लाइफ में अपनी देखते भी हैं। फ्यूज का क्या यूज होता है हमारी, यानी हम कह लें हमारे घरों में फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है? तो हमें पढ़ाया गया है कि उपकरणों को बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि फ्यूज बेसिकली एक विद्युत परिपथ में, एक सर्किट में क्या कार्य करता है? प्रेरित धारा से रक्षा करता है, प्रवाहित धारा से रक्षा करता है, ऊर्जा में रूपांतरण से रक्षा करता है, या अतिभारण से रक्षा करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अतिभारण। ये हिंदी में शब्द बड़ा घातक लग रहा है, इसका मतलब होता है बेसिकली ओवरलोडिंग। तो इससे ही रक्षा करता है एक फ्यूज। फ्यूज का उपयोग हम सर्किट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये होता है कम गलनांक का एक वायर। तो इसमें कम गलनांक का एक वायर यूज किया जाता है। तो जब भी हम ये कह लें, जब भी जो विद्युत है या जब ओवरलोडिंग होती है, यानी जब तेज़ जो विद्युत धारा है वो यहाँ पर आ जाती है, तो उससे जो उपकरण हैं उनको नुकसान ना हो, इसलिए ये वायर लगाया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और कम गलनांक होने से ये गल जाता है और वहीं से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और आगे फिर वो ओवरलोडिंग जो विद्युत धारा वहाँ से आ रही थी वो आगे नहीं जा पाती है और इस प्रकार से हमारे उपकरण यहाँ पर बच जाते हैं। तो ये बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है जब टू मच करंट यहाँ पर सर्किट में आती है। तो इसका यही कार्य होता है, आप जानते ही हैं सिंपल भाषा में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक बार फिर बायोलॉजी से रिलेटेड। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 4 यहाँ पर आपको ग्रंथियाँ दी गई हैं और किसके द्वारा जो ग्लाइकोजन नामक हार्मोन है वो स्रावित होता है। देखिए, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और इन हार्मोन्स का अलग अलग यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे बेसिकली एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन नामक हार्मोन्स है ये स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अग्न्याशय ये जो ग्रंथि है ये
बाह्य ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, तो इसे एक मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन इससे भी निकलते हैं, यानी अग्न्याशय से हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। उसके अलावा आप पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस, ये जो पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, इनसे बेसिकली एंजाइम का उत्सर्जन नहीं होता है, इनसे केवल और केवल हार्मोन ही निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है और अधिवृक्क ग्रंथि हमारी किडनी में पाई जाती है। तो अग्न्याशय से ही ये ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अग्न्याशय से और भी हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें है आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, तो ये हार्मोन्स अग्न्याशय से ही स्रावित होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अग्न्याशय का जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें भी रोल रहता है, यानी इसके द्वारा अग्न्याशयी रस प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और लाइपेज। तो एमाइलेज और लाइपेज जो एंजाइम है ये भी अग्न्याशयी रस में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम भी निकल रहे हैं और हार्मोन्स भी निकल रहे हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे वे थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी आपने कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और 1892 से 1895 तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे और इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है और वो बुक भी कई बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक है ये बुक भी लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यही पहले भारतीय थे हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाला है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाथुला दर्रा की, तो जो नाथुला दर्रा है ये स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में स्थित ये पास है और ये किसको जोड़ता है? तो ये भारत को चीन के साथ जोड़ता है, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है उसे पड़ोसी देश चारों हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। यानी जो नाथुला दर्रा है वो भारत को चीन से जोड़ता है और ये सिक्किम में स्थित है। 4310 मीटर की एलिवेशन पर ये दर्रा स्थित है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पास भी है, क्योंकि कई सारा जो व्यापार है, बहुत सारा व्यापार पहले किया जाता था इस दर्रे के थ्रू। और 1962 का जब भारत चाइना वार हुआ था तब इसको बंद कर दिया गया था, बट फिर कई सारे समझौतों के साथ 2006 में इसे पुनः ओपन किया गया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था भारत और चीन के बीच व्यापार से। तो इसे फिर से शुरू किया गया और आपको याद रखना है नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हमारे भारत में कई सारी गुफाएं हैं जो कि अलग अलग राज्य में स्थित है, बट अगर जब बात आती है सोन भंडार गुफाओं की, बेसिकली क्योंकि जो अजंता एलोरा गुफाएं हैं वो तो हमको याद होती हैं कि महाराष्ट्र में स्थित है, बट कई बार नया क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं बिहार राज्य में। और ये जो सोन भंडार गुफाएँ हैं ये बेसिकली जैन गुफाएँ हैं, यानी यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड ही प्रमाण देखने को मिले हैं। और किस काल के? तो ये मौर्य काल के जो प्रमाण हैं वो इन गुफाओं के अंतर्गत मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल की ही ये गुफाएं हो सकती हैं जो कि बिहार में स्थित हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये हमारी स्थित हैं महाराष्ट्र में। और एक और गुफाएँ हैं भीमबेटका की गुफाएँ। भीमबेटका की गुफाएँ हमारी स्थित हैं कहाँ पर? MP में। तो ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इनके बारे में डिटेल में लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो उत्सव है बेसिकली नाम ही थोड़ा सा इसका अटपटा है और ये उत्सव मनाया जाता है गोवा में। तो ये गोवा का एक फेस्टिवल है साओ जो आओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था किसने? तो वो थे अलेक्जेंडर
कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही अशोक के जो शिलालेख हैं उनका एक सेट प्रकाशित किया गया था। अशोक जो कि मौर्य वंश से रिलेटेड है और अशोक के द्वारा कई सारे अब इस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए और भी यानी अपने शासन का प्रचार करने के कई सारे शिलालेखों का निर्माण कराया गया था और इनके 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त किए गए जो कि कई सारी लिपियों में लिखे गए थे और इनका एक सेट प्रकाशित किया था अलेक्जेंडर कनिंघम का। और अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सीजीएल में ही पूछा गया है और वो किस टाइप से पूछा गया, तो वो इस टाइप से पूछा गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक यानी जो हमारी ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन है, तो वो भी हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये भी सीजीएल में पूछा गया है। और 1877 में अशोक के शिलालेखों का सेट प्रकाशित किया किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और नाम आता है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपने देखा भी होगा कि जो अशोक के शिलालेख हैं इनको पढ़ा किसने था, यानी इनको पढ़ने में सफलता किसने पाई थी, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो विद्वान जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था, तो वहाँ पर आंसर सही होगा जेम्स प्रिंसेप ने। और ये बेसिकली क्योंकि पुरातत्व से रिलेटेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्होंने इन शिलालेखों का सेट प्रकाशित किया था। तो ये डिफरेंस आपको इसमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एबॉर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं, और ये 2021 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप जब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे तो आपको भी एक अनएक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पर मिलेगा। और इस क्वेश्चन में जिन स्टूडेंट्स ने भी तुक्का लगाने का प्रयास किया वो पूरी तरीके से गलत साबित हुए, क्योंकि इसमें एक अनएक्सपेक्टेड आंसर हमको देखने को मिलता है। जब हम किताब के बारे में पढ़ते हैं एबॉर्ड ऑफ लव, और यहाँ पर जब ऑप्शन देखते हैं तो सभी हमारे पॉलिटिक्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। अब्दुल कलाम है, शंकर दयाल शर्मा हैं, मनमोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी हैं। तो हमें लगता नहीं कि यहाँ पर किसी ने ये बुक लिखी होगी लव के बारे में, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। बट इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एबॉर्ड ऑफ लव। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था, बट एज इट इज़ पूछा गया है SSC CGL 2021 के एग्ज़ाम में। ये हमने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जॉन्स ने किस वर्ष कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये वर्ष था 1784 और 1784 में ही सर विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और अलग अलग सेगमेंट से हमने यहाँ पर लिए, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने आपको बताए। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। और कल हमारी जियोग्राफी की भी एक क्लास आएगी, जिसमें हम अपनी पिछले वाली जो सीरीज थी ओशियनोग्राफी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसमें हम कल एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उसे भी आप ज़रूर देखें उस क्लास को, और डिटेल में आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।